कौन है बाबा रामदेव? बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के गांव नारनौल में हुआ था। उस समय उनका नाम रामकिशन था। 8वीं तक पढ़ने के बाद वो घर से भाग गए। बताया जाता है कि घर से भागने के बाद वो काफी दिनों तक हरिद्वार के आसपास साइकिल में पंचर लगाया करते थे। कोई कहता है कि वो साइकिल पर आंवला, अदरक आदि बेचा करते थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हुई जो उन्हें गुरुकुल में ले गया। वहीं उन्होंने योग आदि की शिक्षा ली और एक दिन दुनिया के सामने बाबा रामदेव बनकर अवतरित हुए। बाबा रामदेव योग गुरु के रूप में देश दुनिया में जाने जाते हैं, पर इन दिनों वो योग को छोड़ कई दूसरे मामलों में अपनी टांग फंसा चुके हैं। बाबा काले धन का विरोध करते हैं, लेकिन स्वदेशी की आड़ में वो अपने खुद के उत्पादों की मार्केटिंग कर रहे हैं। रात को 1 चम्मच दूध के साथ खा लीजिए। दूध आप नहीं पीते हैं तो ऐसे ही खा लीजिए खाने के बाद। वे भी आज बाजार के उन गोरख धंधे का हिस्सा हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। बाबा दूसरी कंपनियों के उत्पादों को घटिया और खुद के उत्पादों को शुद्ध बताने के साथ सस्ता भी कहते हैं। 11,000 करोड़ से अधिक कारोबारी साम्राज्य के मालिक रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव आज विवादों में है। महर्षि पतंजलि आश्रम भी कई तरह के विवादों में घिर रहा है। बाबा की व्यावसायिकता से परेशान हो उनके तमाम पुराने सहयोगियों ने यहाँ से किनारा कर लिया है। हंसी आती है बाबा की उन बातों पर जब वो कैंसर व एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों को जड़ी बूटियों से ठीक करने का दावा करते हैं। इनके इस झूठे दावे के कारण मेडिकल काउंसिल भी इन्हें कटघरे में खड़ा करने के लिए एकजुट होने लगा था। बाबा खुद काले धन की बात करते हैं, लेकिन ईडी ने कुछ ऐसे लेन देन पकड़े हैं जिनमें उसे घोटाले का अंदेशा है। रिपोर्ट में भी बताया गया है कि बाबा की कई संस्थाएं काले धन में शामिल हैं। इतना ही नहीं, बाबा की कंपनियों के खिलाफ कई मामले दर्ज किए हैं। जानकारी के अनुसार कुल 34 कंपनियों के किसी भी निदेशक मंडल में बाबा रामदेव नहीं है। एक रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि रामदेव ने विदेशों में करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। सूत्रों के मुताबिक जांच के दायरे में 64.49 करोड़ की राशि है। बाबा के लगभग 11,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य में 5 ट्रस्ट हैं, जिसमें 3 ट्रस्ट भारत, 1 अमेरिका और 1 ब्रिटेन में है। पतंजलि के साथ जुड़े सहायक कंपनियां भी शक के दायरे में हैं, जिसमें दिव्य फार्मेसी, दिव्य योग साधना और दिव्य योग प्रकाशन शामिल है। ये सब दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के तहत काम करती है। जांच में ये भी पता चला है कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में 2009 से 2011 के बीच 20 करोड़ का सामान आयात किया था। बाबा काले धन की बात तो करते हैं और कहते हैं कि 80% काला धन हमारे देश में ही है, जिसमें सिर्फ 10.20% विदेश में है। लेकिन 11,000 करोड़ की संपत्ति के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। वहीं राज्य बिक्री विभाग ने पतंजलि के दवाओं से भरे ट्रक पर छापा मारा, जिस पर 13 लाख रुपए की दवाएं लदी थी। रामदेव मानते हैं कि वो मल्टीनेशनल कंपनियों के विरोधी और स्वदेशी अभियान के कट्टर समर्थक हैं। वो कहते हैं कि वो देश के स्वदेशीकरण हिमायती हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि रामदेव जो अपने पेय पदार्थों को लेकर विज्ञापन करते रहते हैं, उन्होंने रेडी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचने के लिए अमेरिका टू मल्टीनेशनल पैकेजिंग कंपनी टेट्रा से हाथ मिलाया है। और आने वाले समय में पतंजलि ऐसे ही नए 30 पेय पदार्थ लाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि बाबा तो पतंजलि का गुणगान कर अपने आप को देसी बताते हैं, तो आखिर विदेशी कंपनी से हाथ क्यों मिलाया? यहाँ तक कि बाबा ने अमेरिका में आयुर्वेद उत्पाद बनाने वाली कंपनी हर्बोवेद का भी अधिकरण कर लिया। पतंजलि योगपीठ शुरू से ही संदेह व सवालों के घेरे में रही है। वर्ष 2006 में इस योगपीठ की स्थापना रामदेव, शंकरदेव, बालकृष्ण और उनके साथियों ने मिलकर की थी। हरिद्वार का आश्रम जो आज बाबा रामदेव के कब्जे में है, वो कभी गरीबों और बेसहारा लोगों का घर हुआ करता था। लेकिन पतंजलि ने उस जमीन को हथिया लिया और रामदेव इसके मुखिया बन बैठे। पतंजलि का यह भी मानना है कि उनका अपना खुद का एलोवेरा प्लांट है, लेकिन सच्चाई ये है कि धानदेव रिसोर्ट और हेल्थ केयर लिमिटेड नाम की कंपनी में एलोवेरा के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। बाबा रामदेव ये भी दावा करते हैं कि उनके यहाँ बनने वाले बिस्किट, साबुन, पेय पदार्थ और डेयरी उत्पाद सब हर्बल है।
लेकिन सच्चाई कुछ और ही कहती है, जिसमें बिस्किट सोना बिस्किट द्वारा बनाया जाता है, जो एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। पेय पदार्थ भी कई दूसरी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें जीके डेयरी और दूसरी कंपनियां हैं। रही बात पतंजलि के उत्पादों को नेचुरल कहने की, तो एक रिपोर्ट में पाया गया है कि पतंजलि का शहद, जिसे रामदेव सेहतमंद और डायबिटीज मुक्त शहद बताते हैं, उसमें चीनी की मात्रा सबसे अधिक पाई गई है। पतंजलि की प्रक्रिया बहुत ही सरल है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी बड़ी कंपनियां या उनके प्रोडक्ट हैं, उन सब से पतंजलि ने प्रोडक्ट उत्पादन का आइडिया लिया और फिर हर्बल चीजों को मिलाकर उसे एक नई तरह से मार्केट में उतार दिया। रामदेव ने पतंजलि की जब शुरुआत की थी, तब उनके बोल कुछ ऐसे थे कि हमारा प्रोडक्ट हर्बल और नेचुरल है और 100% आयुर्वेदिक है। लेकिन जिस तरह से समय बीतता गया, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी घटती गई। आज तो ये हालत हो गई है कि पतंजलि के प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी कम होती जा रही है। बाबा ने हर्बल प्रोडक्ट के साथ साथ खाना बनाने की सामग्री भी लॉन्च कर दी, लेकिन वो भी काम नहीं आया। चाहे आटे से बनने वाली रोटी हो जिसमें मिलावट पाया गया, या फिर बिना सुगंध वाली हींग। कुछ महीने पहले मैगी में लीड मिलने से सरकार ने मैगी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद बाबा ने मार्केट में पतंजलि नूडल्स लॉन्च किया। लोगों ने उसे भी आजमाया, लेकिन उसमें E627 और E631 एनहांसर्स मिले, जो मांस और मछली में पाए जाते हैं। बाबा आजकल अपने विज्ञापनों में ये कहते नजर आ रहे हैं कि पतंजलि अपनाएं, लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि ना तो उनका घी शुद्ध है, जो थोड़े दिनों में पीला पड़ जाता है, और ना ही उनका बालों में लगाने वाला शैम्पू, जो बालों को मुलायम होने के बजाय रुखड़ा बना देता है। बाबा ने 11,000 करोड़ का धंधा खोल रखा है, जिसको सफल बनाने में उनके भक्तों का सबसे बड़ा योगदान है। बाबा रामदेव कहते हैं कि उनके पास समलैंगिकता का इलाज है। समलैंगिक कम्युनिटी के लोग उनके योग पीठ में आए और अपना इलाज करवाएं, और यहाँ आकर कुछ दिन रहें और अपनी आदत से निजात पाएं। रामदेव कहते हैं कि समलैंगिकता का इलाज वो सत्संग और योग के माध्यम से कर सकते हैं। उनका मानना है कि समलैंगिकता अप्राकृतिक है। वहीं जब इस मामले में पतंजलि के केंद्र में बैठे डॉक्टरों से पूछा गया, तो उनका ये कहना था, ये बीमारी नहीं है, लेकिन हमारे समाज में इसे मान्य नहीं किया जा सकता। विल पावर से इसे ठीक किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम है, इसलिए बीमारी है, क्योंकि ये एक मानसिक रोग है। तो मेडिटेशन ही इसका इलाज है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको बता दें कि सभी पतंजलि डॉक्टर सर्टिफाइड BAMS डिग्री धारी हैं और पतंजलि उनको वेतन देता है। वहीं समलैंगिकता कोई रोग नहीं, इसलिए इसके इलाज का सवाल ही नहीं है। जो इसके इलाज की बात करते हैं, वो केवल लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। यहाँ तक कि BAMS की किताबों में भी होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र नहीं मिलता। वहीं आयुष मंत्रालय ने अभी भी इस संबंध में कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामदेव पुत्र प्राप्ति की भी दवा बेचते हैं। इससे पहले भी पतंजलि योग पीठ में पुत्रवती नामक दवा बेचने को लेकर काफी विवाद हो चुका है और 2007 में इस मामले की जांच भी की गई थी। लेकिन पतंजलि की वेबसाइट पर अगर दवाई की लिस्ट देखें तो साफ पता चलता है कि रामदेव की योग पीठ में अभी भी पुत्र होने की दवा बेची जा रही है और दवा को पुत्र बीज के नाम से बेचा जा रहा है। यह दवा बेटा होने के लिए बेची जा रही है और इस बात का पता पतंजलि योग पीठ की साइट पर पूछे जाने वाले ऑनलाइन सवालों से भी होता है। करीब 6 महीने पहले साइट पर एक पाठक ने पूछा था, प्लीज मुझे बताएं कि बेटा होने के लिए शिवलिंगी बीज और पुत्र जीवक दवाओं के पाउडर का कितना कितना अनुपात रखना होगा, इसे कैसे इस्तेमाल करना है और इसे कब से लेना शुरू करना चाहिए। मेरी पहले से ही एक बेटी है और मुझे बेटा ही चाहिए। आपको दिव्य शिवलिंगी बीज 100 ग्राम, दिव्य पुत्र जीवक गिरी 100 ग्राम, 1 ग्राम दिन में 2 बार दोनों दवाओं का महीन पाउडर बना लें और सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले और रात को खाने से 1 घंटा पहले गाय के दूध के साथ लें। जिसके बाद इस सवाल का जवाब साइट पर दिया गया है। अब इन सबसे तो यही पता चलता है कि बाबा रामदेव आज भी पुत्र होने की दवा बेच रहे हैं। गौरतलब है कि 2007 में जब पुत्रवती नामक दवा को लेकर विवाद उठा था, तो उस समय उत्तराखंड सरकार को आदेश पर संतान उत्पत्ति से संबंधित उनकी दवा पुत्रवती बीज की जांच की गई थी। लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ है।
जब पतंजलि योगपीठ की दवाओं और वहां किए जाने वाले उपचार पर विवाद उठा हो। रामदेव पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि वो अपनी विशुद्ध दवाओं से अघोषित सामग्री, मानव और जीव जंतुओं के अंगों का इस्तेमाल करते रहते हैं और वो गैर कानूनी उत्पादन अपनाते हैं। ड्रग्स एवं मैजिक रेमेडीज कानून के तहत लोगों को गुमराह करने के आरोप में उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। योग से सबसे अधिक लाभ होता है, सब तरह का लाभ होता है। रामदेव लोगों को योगा सिखाते हैं और शिविर में योग प्रदर्शन करते हैं, जिसमें एक आदमी के टिकट का दाम है 2500 रुपए, और कहते हैं कि आपको महंगे जिम में जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ आए और योगा सीखें। लेकिन बाबा को ये नहीं पता कि इस देश में अमीरों वाली बीमारी गरीबों को भी होती है। बाबा कहते हैं कि योगा करो और बीमारी भगाओ, लेकिन उन गरीबा क्या, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं, वो योग शिविर में कहां से बैठेंगे। उन्होंने योग तो सिखाया, लेकिन ये नहीं बताया कि जिनके पास टीवी नहीं, जिनके पास पंडालों में बैठने के लिए पैसे नहीं, वो योग कहां से सीखेंगे और अपनी बीमारी दूर करेंगे। दरअसल देश के लोगों की कमजोरी है कि जो बाबा इश्तिहार और मीडिया के प्रचार के जरिए लोकप्रिय होने लगता है, उसे महान संत या तपस्वी की तरह पूजते वे सिर पर बिठा लेते हैं, और हकीकत जब बड़े पैमाने पर खुलकर सामने आती है तो बजाय सबक लेने के कोई दूसरा बाबा पैदा कर उसे हीरो बना लेते हैं। अपनी मेहनत की कमाई धर्म के नाम पर बाबाओं, उनके उत्पादों और दवाइयों पर जब तक लोग लुटाते रहेंगे, तब तक जरूर लोकतंत्र और संस्कृति खतरे में रहेगी, और धर्म का कारोबारी चेहरा ऐसे ही